गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए, किन किन परिस्थितियों में रखें तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, अर्थात वह वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, दर्पण के आगे बनेंगे कि दर्पण के पीछे बनेंगे। ये सब सारी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में आपका स्वागत है। थोड़ा सा रस्म आप लोग ज़रूर निभा लेंगे, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने परिवार को लंबा करें, बढ़ाएं, चैनिंग सिस्टम को बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बोलकर जुड़ने बोले मेरे चैनल से। चलिए, समय क्यों गंवाएं, वो सब तो होता रहता है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझते ही होंगे क्या करना है नहीं करना है। जो हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थितियां के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं 5 स्थिति आपको एक ट्रिक के द्वारा दूंगा जिसे आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर ना समझ पाएँ तो आपको फिर बुक का सहारा लेना होगा और उसमें जो टेबल दिया गया याद करने के लिए स्थिति के बारे में, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। यह है आपका मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के जो बीच का मिड पॉइंट है इसे हम P से सूचित करते हैं। खास दूरी पर एक F है, फोकस है। P F की जितनी दूरी होती है उतना ही F से C की दूरी होती है। वक्रता केंद्र, फोकस, ये ध्रुव है। PF बराबर CF होता है। मैं इसी वीडियो में या फिर अगला वीडियो में आपको ये दोनों के बीच संबंध बताऊंगा कि वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में, यानी फोकस दूरी में क्या संबंध है। PF को फोकस दूरी कहते हैं और PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसमें क्या संबंध है, आरेख द्वारा मैं उसे खींचकर बताऊंगा, उसे डिराइव करूंगा, निगमन करूंगा। फिलहाल तो हमें समझनी है स्थितियां। तो देखिए, इसमें मैं यहां अनंत बना देता हूं। ये है अनंत। इस अनंत वाले स्थिति को हम 1 मान लेते हैं। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, बीम रखा, ये नंबर 1 है। मैं F को थोड़ा साइड रखता हूं। ये बिंदु आप समझ ही रहे होंगे कि F जो है ये बिंदु पे है। फर्स्ट स्थिति, यहां प्रतिबिंब बनी फर्स्ट स्थिति का। देखिए, ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत ही छोटा होगा। आप देख पा रहे हैं, अगर हम प्रतिबिंब डॉट डॉट दें तो समझिए काल्पनिक है, आभासी है। लेकिन ये रेखा के रूप में खींचा गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ए पर बनी। अगर हम अनंत और C यानी वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं वस्तु को, तो इस स्थिति को हम नंबर 2 रख देते हैं। इससे आगे आ जाइए, ये दोनों के बीच आ जाइए, तो प्रतिबिंब आपकी यहां बनेगी। इसको नंबर हम 2 दे देते हैं। C हम फिर थोड़ा साइड में लिखते हैं। अब हम वस्तु को रखते हैं C पर, इसको नंबर हम 3 देते हैं।
तो प्रतिबिंब यहाँ ही बनेगी, सी पर ही बनेगी। और नंबर 3, देखिए मैं एक एक स्टेप दर्पण की ओर जा रहा हूँ, एक एक स्टेप दर्पण से दूर जा रहा हूँ। ज्यों ज्यों वस्तु दर्पण के करीब जाएगा प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनेगा। इस बात को कंफर्म कर लीजिए। ज्यों ज्यों वस्तु दर्पण के करीब जाएगा प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अनंत पर था, ए पर बना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी। जब वक्रता केंद्र पर है वक्रता केंद्र पर बनेगी। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के हम बीच रखेंगे वस्तु को, इसको हम चौथा नंबर डालते हैं। तो सी और अनंत के बीच हम ले लेते हैं नंबर 4। और जब हम वस्तु को F पर रखेंगे, ये नंबर है 5, तो यह बनेगी अनंत पर, जो वस्तु से बड़ा। अब जरा देख लीजिए आकृति को भी, ये वस्तु का आकार वही है, ये सब आकार जो वस्तु का है बराबर बराबर सब है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इससे छोटा प्रतिबिंब, इससे छोटा प्रतिबिंब, यहाँ हो गई बराबर, यहाँ हो गई बड़ा, यहाँ हो गई बहुत ही बड़ा। तो 5 स्थिति आपका कन्फर्म हो गया कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो मुख्य फोकस पर बनता है, और कैसी बनती है तो वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, वस्तु से छोटा बनती है। और जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनती है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और जब हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तो उसकी स्थिति देखिए नंबर 4, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है और वस्तु से बड़ा बनता है। और जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, वस्तु से बड़ा बनती है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। चलिए 5 स्थिति कन्फर्म हो गई। अब आइए, जब फोकस और पी के बीच वस्तु को हम रखते हैं, ये नंबर 6 स्थिति है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये नंबर आपकी 6 हो गई। छठी स्थिति क्या है, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखे हम वस्तु को तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। ये हो गया आपका आभासी। मैं लिखता हूं, ये है प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। इधर देखिए आभासी बना और कैसा बना तो सीधा बना, आभासी और सीधा। ये सारी हो गई जो आपकी वस्तु की हो गई, वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति हो गई, वस्तु की स्थिति। और ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। एवं प्रकृति भी यानी उल्टा भी है, वास्तविक भी है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, सब कन्फर्म आपको मिल रही है। छठी तो 6 स्थितियां आप लोगों ने देखा। 5 स्थिति को एकदम बाई ट्रिक से आप लोगों ने समझ लिया कि सबसे 5 स्थिति बनाएंगे कि अनंत, सी और अनंत के बीच, सी पर, और सी और एफ के बीच, और एफ पर। ये 5 स्थिति नंबरिंग हम देते जाएंगे 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग हम बाईं ओर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5। वस्तु का आकार बराबर रखेंगे और प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे इधर की ओर बाईं की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? हमें तो लग रहा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसे 2 बार देखें, खुद से बनाकर देखें। ये तो बात हो गई ऐसा, लेकिन अब हम सवाल को हल कैसे करेंगे तो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति जो है एक आरेख द्वारा दर्शाएं। कि जब हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, तो एक आरेख के द्वारा दर्शानी है। तो बारी से बारी हम लोग चलेंगे, ये 6 स्थिति के हम बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से इसे 1 बार 2 बार अपनी कॉपी पर बनाया कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की चीज़ है, यह रटने की याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। जब तक ना समझिएगा क्लियर नहीं हो पाएगा।
अब हम लोग करते हैं, आरेख खींचते हैं। फर्स्ट में, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति एवं प्रकृति का आरेख खींचे। आरेख द्वारा समझाएं, आरेख खींचे। मैं बारी बारी से 6 स्थितियों को बताऊंगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइए। मेरे साथ चलिए, कॉपी पेन लेकर। हो सके तो आप एक प्रकार ले लीजिए, इंच ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। चांद की सहायता से चांद ऐसा रख के ऐसा गोल कर लीजिए, या फिर ऐसा यूज करते हैं, ऐसे मिटाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही कलम से अभी फिलहाल बनाइए, ढंग से उसे बना लीजिएगा। एक अवतल दर्पण हम बना लेंगे। बना लिए। हम मुख्य अक्ष देते हैं, P सूचित किया इस बिंदु को, F ले लीजिए। जितना चाप लेकर F को काटिएगा इतना ही चाप लेकर इधर C को काटिए। काट लिए। अब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। अनंत पर वस्तुएं जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गई, चंद्रमा हो गई, अनंत पर कहलाते हैं। तो वहां से तो हमें समानांतर किरणें आएगी नहीं दर्पण पर। तब देखिए, तो मान लीजिए एक किरण, ये आपतित किरण है, यह देखिए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें ही परावर्तन के बाद F से गुजरती है। ये तो कर्व तिरछा आ रहा है, स्लैंटिंग है, तो ये आपको गुजरेगी थोड़ा F के इस प्रकार से, राइट। ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण। इसी के समानांतर किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। किरण पुंज जो है, मान लीजिए हम किरण पुंज बना रहे हैं, तो समानांतर किरण पुंज एक आप ऐसे लाइए, जो कि आप डालिए ना, F पे डालिए, P पे डालिए, ध्रुव पे यहाँ डालिए, और यहाँ से परावर्तन के बाद ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अभिलंब, और इसको परावर्तन के बाद आप ऐसे गुजारिए ना, ऐसे 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 गुजारिए ना, तो यहाँ जो कट रही है थोड़ा सा, यहाँ जो कटी, यही आपका प्रतिबिंब है। यही आपका क्या है? पर इतेव था ना, ये यहाँ लिख लेता हूं मैं। ये आपका क्या है? प्रतिबिंब। नाम दे सकते हैं, दे लीजिए। ये पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, यानी बिंदु आकार का। थोड़ा सा बिंदु आकार से बड़ा। ये भी आपकी किरण थी, यहां से परावर्तित किरण हो गई। तो ये आरेख बन गया आपका। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगी वह कहाँ बनेगी? ए पर बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगी। चलिए, तो ये फर्स्ट स्थिति आपने देखा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड में स्थिति में क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हाँ, नंबरिंग कर देता हूं। ये नंबर फर्स्ट हो गए जब वस्तु, नंबर फर्स्ट हो गए जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो चलिए सेकंड का मैं करूंगा। सेकंड, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच रखी हो। ठीक है, आगे तो समझ ही जाइएगा
कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच रखी हो तो अवतल दर्पण लिख देता हूं तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति एवं प्रकृति को आरेख द्वारा समझावे। आरेख द्वारा समझावे। चलिए देखिए, एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया, मुख्य अक्ष खींच लिए, चलिए खींच लिए होंगे, ध्रुव हो गई, फोकस हो गई, सी वक्रता केंद्र हो गई, अनंत और सी के बीच बोला गया है वस्तु को। तो चलिए वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रख दिए, ये हमारा वस्तु है, नाम भी दे देते हैं। चलिए ए और बी मैं वस्तु का नाम रख लिया। अब देखिए वस्तु है, ये तो अपारदर्शी होती है, प्रकाश की किरणें पड़ी तो एक किरण सीधी रेखा में गमन की जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अवतल दर्पण से कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। चलिए इसको फोकस से हमने गुजार दिया, ठीक है। और दूसरा एक किरण हमें सी से निकाल लेनी, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, एक हमने यहां अगर सी से हम गुजार लेते हैं, देखिए यहां डाल दिए, ये था आपतित किरण, और सी से जो किरणें गुजरती है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, चूंकि वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से परावर्तन के बाद सी पर ही वह गुजर जाएगी। इस बात को याद रखना है, समझना भी है, याद रखने की बात छोड़िए ना, मारिए गोली, उसको समझनी है कि जब कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद सी से ही गुजर जाती है। अब देखिए दोनों लाइन क्रॉस कहाँ कर रहा है, यहां से आप एक बना लीजिए प्रतिबिंब, यही आपका प्रतिबिंब है जिसका नाम हो गया आपका ए डैश, यहां बी डैश लिख देते हैं, ए भी था, ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब बनी। तो कहां बनी, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है वस्तु तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, यही हमारा बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन गई, तो एक कैसी है प्रतिबिंब, हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसी है, उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक है, और वस्तु से कैसी है, छोटी है, वस्तु से छोटा है, और कहां बन रही है, तो सी एवं एफ के बीच बन रही है। इतना बात को लिख लेनी है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है कि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच पर रखी हो, केंद्र पर रखी हो, चलिए इतना ही अब हम लिखते हैं, बात समझ रहे होंगे, कंफर्म हो गए। चलिए बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बना लिया मैंने, आप लोग ही बना लिए होंगे, स्पीड चलिए थोड़ा, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गई, फोकस हो गई, यहां सी है, हम वस्तु को रखते हैं सी पर। चलिए मैं एक वस्तु रख लिया, नाम देना है दे लीजिए, ए भी दे दिया मैंने नाम। एक आपतित किरण गुजारी है, दर्पण से परावर्तन के बाद सी से गुजर गई, एफ से गुजर गई, एफ से, चलिए एफ से मैंने गुजार दिया, एफ से गुजर गई। अब देखिए एक
किरण आपको इस तरीके से गुजारिए, जो परावर्तन के बाद आपको इस तरीके से गुजरेगी। ये आपका परावर्तित किरण है, ये था आपतित किरण, ये है आपतित किरण। परावर्तन के बाद एफ से होते हुए इधर गुजरी, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये एरो का निशान जरूर दे देंगे। अब देखिए यहां मिली हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ऐसा रेख खींचना है। अगर इसे प्रकृति लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, सी पर बनेगी, सी मतलब वक्रता केंद्र समझ जाइए, उल्टा होगी, वास्तविक होगी एवं वस्तु के आकार के बराबर होगी, बराबर होगी। कंप्लीट। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी और वस्तु के आकार का ही होगी। कंप्लीट। अब है वक्रता केंद्र और एफ के बीच। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, चौथा सवाल आपका है, जब जो वस्तु है सी एवं एफ के बीच हो, वस्तु सी एवं एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी। एक स्टेप बाईं ओर जाएंगे हम लोग, यानी अनंत और सी के बीच बनेगी। तो हम बना लेंगे एक अवतल दर्पण, बना लिए एक अवतल दर्पण, एक मुख्य अक्ष कर दिए, ध्रुव हो गई, फोकस हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। और कहा गया है वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच हम एक वस्तु को रख लेते हैं। चलिए रख लिया मैंने, सी और एफ के बीच रख लिया। और ठीक से अब 5 मिनट पहले आप लोगों ने देखा कि जब सी और एफ के बीच वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, यानी कुछ ऐसा बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि सी पर जब था वस्तु तो वस्तु के बराबर हो गया था। अब इसकी बाईं ओर जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा आकार, उसका प्रतिबिंब का आकार। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर आप एक आपतित किरण यहां डाल दीजिए। ये आपतित किरण थी जो परावर्तन के बाद कहां से गुजर गई, एफ से। जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर गई। देखिए हम चौक से बना रहे हैं और बोर्ड पर बना रहे हैं। आप इसे अगर स्केल की सहायता से अपनी नोटबुक पर बनाएंगे एकदम बिल्कुल राइट बनेगा। ध्यान क्या रखनी है, जो पीएफ की दूरी लेनी है वो एक चाप ले लेनी है, चाहे आप इतना बड़ा लें, इतना बड़ा लें, इतना बड़ा लें, एक चाप ले लेनी है, इतना बड़ा ही यहाँ से काट लेनी है। अब वस्तु का एक निश्चित आकार लेनी है, जैसे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी हो उतनी लेनी है। तो आपको सही पोजीशन आएगी और आंसर भी वही आएगा कि स्थिति में जो आंसर बताई गई है कि जब हम अनंत पर रखते हैं तो एफ के नीचे बनता है। तो यहाँ तो हम वस्तु नहीं दे पाएंगे ना, अनंत पर सूर्य से तारे कहाँ से आ रही है। उसके बाद वाले समझ लीजिए, यानी अनंत और सी के बीच जब वस्तु को रखे थे तो एफ और सी के बीच बनी थी, अब वस्तु से छोटा बना था। बिल्कुल इससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा जब आप प्रतिबिंब का आकार लेंगे। तो जब वस्तु का आकार लेंगे, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लिए, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर से कम, यानी 2.5 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन उससे छोटा ही बनेगा। अब बहुत छोटा भी नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। और जब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे सी और एफ के बीच तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। कहीं पर यह बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, लेकिन सी और अनंत के बीच बनेगी। तो मैंने देखा, आप लोगों ने देखा क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से मैंने एक आपतित किरण को गुजारा जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होते हुए गुजर गई। अब आपको दूसरा जो किरण है वह सी और इससे होकर के गुजारनी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से गुजारनी है,
ऐसा गुजरनी है, तो जाहिर सी बात है कहीं कटेगा, देख पा रहे हैं कहीं जरूर कटेगा। तो यही आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये आपका बन गया प्रतिबिंब जी, ये हो गई आपकी प्रतिबिंब। कहाँ बना, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच बनी, ये है आपका प्रतिबिंब। कहाँ बनी, हम उसे लिख लेंगे, व्यक्त कर देंगे कि प्रतिबिंब जो है सी और अनंत के बीच बनेगी। लिख दीजिए ना, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगी, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। चलिए, तो इस प्रकार आप लोगों ने 4 स्थिति तो समझ लिए। अब बचे 2 स्थिति और, वैसे 7 स्थितियां होती है। वस्तु को धुर पर भी रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब धुर पर ही बनता है, लेकिन आप 6 स्थिति पहले तो जानिए ढंग से, जो इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग होगा न्यूमेरिकल वगैरह में भी हमको समझने में। चिन्ह परिपाटी आसानी से समझ लेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कन्फर्म है, एक आना ही है 2 नंबर का, आपको आरेख खींचने के लिए एक आना ही आना है, तय है। चलिए 5वां स्थिति दे रहा हूं। अब हम वस्तु कहां रखेंगे, एफ पर। पांचवा स्थिति, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। अवतल दर्पण बना लिए, कभी कभी इसका नाम भी कोई दे देते हैं, अवतल दर्पण का नाम भी दे सकते हैं, ये भी क्या दिक्कत है। एक मुख्य अक्ष ले लीजिए, ध्रुव हो गया, एफ हो गया। चलिए यहाँ सी ले लेते हैं। वस्तु कहाँ रखने के लिए कहा गया है, एफ पर। चलिए, तो एफ पर मैंने वस्तु को रख दिया, है कि नहीं। आप जानते हैं कि जब एफ पर वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, यानी पैरेलल चली आएगी, समानांतर चली आएगी। इस प्रकार से आइए, तो हम सबसे पहले आपतित किरणें खींचेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर जाएगी। परावर्तन के बाद एफ से गुजर गई है, आपतित किरण है। मैंने यहाँ देखिए इस प्रकार से किया, आपतित किरण है, गुजर गई। अब सी से, सी मान लिए यहाँ है, अब सी से यहाँ सी लिख लेते हैं। सी से आप एक इस प्रकार से खींचिए जो इसका पैरेलल चला जाएगा, ऐसे। परावर्तन के बाद इसी से पर से लौट गई, यह देखिए, तो ये क्या हो गया, समानांतर हो गई, मिलेगी नहीं। अनंत पर जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। यहां एरो करके हम दे देते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। कहीं देखिए क्रॉस नहीं खा रहा है, मिल नहीं रहा है दोनों परावर्तित किरण, तो प्रतिबिंब नजर हमें नहीं आएगा, अनंत पर चला जाएगा। जैसे तारे हैं, एग्जैक्ट स्थिति हमें तारे और चंद्रमा का यहाँ से मालूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आंख से रेटिना से जो बन रहा है उसका इमेज मेरी आंख के रेटिना पर जो बन रही है, वो आगे जाके जो किरण मिल रही है मालूम ही नहीं पड़ रहा है कहाँ मिला, जो अनंत पर मिल रही है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, वास्तविक होगी। जो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है वास्तविक होगी, दाईं ओर बनेगा आभासी होगा। अवतल दर्पण में वास्तविक होगी एवं उल्टा भी होगा, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। चलिए 5 स्थिति हम लोग जो ट्रिक से देखे उसका आरेख मैंने खींचा। अब है 6वीं स्थिति,
जब वस्तु F और P के बीच रखी हो। तो उसका आरेख हम लोग भी खींच लेते हैं, छठी स्थिति भी हम लोग जान ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। छठी स्थिति है कि जब वस्तु F और P के बीच, P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब बनने की आरेख खींचे। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष P F C, वस्तु कहाँ रखी गई है? तो F और P के बीच रखी गई है। चलिए यहां मैंने वस्तु को रख दिया जी। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण डाला जी, जो कि परावर्तन के बाद F से गुजरेगी जी। यह देखिए परावर्तन के बाद, तो इसको काल्पनिक इधर कर लीजिए जी, इस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन रियली में वापस इधर लौट गई। तो इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब मिलती हुई प्रतीत होगी लेफ्ट साइड में तो मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा लाइन को हम लोग सी से मिलाते हुए खींचेंगे। सी से, यहाँ सी है, यहाँ इसका शीर्ष है, इस प्रकार से कहीं जाके मिलाइए ना, इधर कहीं मिलाइए, इसको मुख्य अक्ष को लंबा कर लीजिए, आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये आपका बना आभासी प्रतिबिंब, जो कि सीधा हुआ। ये क्या बना? आपका प्रतिबिंब बना। ये डॉट डॉट का लाइन है। तो ये प्रतिबिंब जो बनी वह कैसी है? देखिए तो, जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगी। तो 6 स्थिति को हम लोगों ने आरेख के द्वारा समझ लिया। अब हम लोग क्यों ना इसी वीडियो में 2 मिनट और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और समझ लेते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। 2-3 मिनट का काम है, इसके लिए अलग वीडियो में क्यों जाएंगे, अलग वीडियो में हम लोग बना लेंगे दर्पण सूत्र। और जो भी होगा, अभी और बहुत कुछ समझना है, इन दर्पणों का उपयोग समझना है। इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी दिमाग में इसको बिल्कुल ठोक लीजिए। क्या है? अवतल दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध को समझावे। यानी क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वह मुख्य फोकस की दोगुनी होती है, या मुख्य फोकस नहीं, फोकस दूरी, और जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको तो हम लोग पढ़े, लेकिन हम उसे निकाल कर बताएंगे तब तो। आइए, क्योंकि अवतल दर्पण से हमें करनी है तो अवतल दर्पण ही बनाएंगे। अवतल दर्पण मैंने बना लिया। मुख्य अक्ष बनाए, नाम दिया मैंने P, फोकस C। यहाँ कुछ पॉइंट पहले लिख लेना,
चाहिए। जो पी एफ है यही दूरी एफ यानी फोकस दूरी कहलाती है, और जो पी सी है इसको हम कहते हैं हम लोग आर। यहाँ लिख लेते हैं पी एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, एफ यानी फोकस दूरी लिखेंगे, फोकल लेंथ कहते हैं इसको। और जो पी सी है इसके बराबर हम लोग आर लिखेंगे यानी वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। चलिए यहीं पर जरा जान लीजिए आप कि पीसी बराबर अगर निकालना हो हमको तो हम नहीं कह सकते हैं कि पीएफ प्लस एफसी कहिए चाहे सीएफ कहिए। क्या ये पीसी जो लाइन है ये दो खंडों में से बना हुआ है, एक पीएफ से और एक सीएफ से। तो ये दोनों खंड को जोड़ेंगे तो हमें पीसी प्राप्त होगा। तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं पीएफ प्लस सीएफ। चलिए इतना बात को लिख लिए। अब हम किसी वस्तु को रखकर क्या करेंगे, एक आपतित किरण डालेंगे। एक आपतित किरण डाला जो सी से होकर गुजरा। ये सब को जरा मिटा लेते हैं ताकि समझ में आए फिगर, नहीं तो फिगर गंदा हो जाएगा। एफ से हमने गुजारा, चलिए देखिए एफ से गुजारा और एक को इमेजिनरी से इसको मिलाया। अब कुछ नाम दे देते हैं, चलिए हम नाम दे दिए ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, मेरी मर्जी। यहाँ तो एफ है, सी है, पी है, चलिए ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। देखिए यहाँ एरो दे दिया परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में क्या डाला हुआ है, इसे अभिलंब समझिए। क्या है, नॉर्मल है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये नॉर्मल डाला हुआ है, अभिलंब है ये वाली। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी कोण आई, ऐसे व्यक्त कर देते हैं, कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी कोण आर। सूचित कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि कोण BAC, कोण BAC बराबर, इस कोण का नाम क्या है, CAF। कोण CAF क्यों बराबर है जी, तो परावर्तन के नियम से बराबर है। यहाँ लिख लेंगे परावर्तन के नियम से। ये बात तो कन्फर्म है, आप परावर्तन के नियम में ही पढ़ें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब एक चीज देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है किरण BA, CP के समानांतर है BA, और एक यह तिर्यक छेदी रेखा जब काटा हुआ है तो एक कोण और एक कोण बराबर होंगे, बोलिए हाँ। कैसे बराबर होंगे, तो एकांतर कोण से। देखिए मैं BA खींचा और CP खींचा, BA और CP, AC को यह लीजिए AC खींचा हूं मैं, यह है BAC, यहाँ पर P। एक कोण बराबर एक कोण होगा, ये तिर्यक छेदी रेखा है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, अंत एकांतर कोण है। देखिए एक का अंतर ऐसे घूमिए, एक का अंतर ऐसे घूमिए, एक का अंतर, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण यहाँ पर हो जाएगा। इस कोण का नाम दे देंगे ACF दे देंगे, तथा लिखेंगे कोण BAC ही लेते हैं, BAC अब बराबर कोण, इस कोण का नाम दे देंगे ACF। ACF कैसे बराबर है जी, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि BA पैरेलल CP था। चलिए यहाँ लिख देता हूँ अगर अच्छी बात है, BA पैरेलल CP। अब ऐसे होता ही है, जो चेक करेंगे आपके टीचर लोग जानेंगे।
के दोनों पैरेलल था ही, क्योंकि मुख्य इसके समानांतर एक किरणें गई है दर्पण पर। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ए कोण बराबर ए कोण और ए कोण बराबर ए कोण, इसका मतलब कोण ए वाली कोण ए वाली बराबर हो गई। तो हम यहां से इसको मिटाना पसंद करेंगे, क्लियर कर लेते हैं तब तो वहां लिख पाए। चलिए देखिए, इसलिए कोण ए भी बराबर हो गई, अतः कोण इसका नाम है ACF, ACF बराबर कोण इस कोण का नाम है CAF, CAF बराबर है। तो जो त्रिभुज हमें मिली ACF, त्रिभुज ACF एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। कैसे जी? क्योंकि आधार पर के कोण बराबर हैं, आधार हो गई। जब दो कोण आधार पर के बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए हो जाएगा भुजा AF और CF बराबर, AF बराबर CF बराबर हो गई समद्विबाहु त्रिभुज से। इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है, इसलिए AF बराबर CF। फिगर को मिटाएंगे नहीं, और हम इसको भी नहीं मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। अगर नोट किए होंगे तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटा दिया तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा। क्लियर? चलिए, यहां से चलूं तो ठीक ही रहेगा, चलता हूं यहां से, तो बराबर CF हो गई। अब यहां लिखेंगे कि अगर बिंदु A बिंदु P के निकट हो तो ए वाली यहां करीब रहेगी, तो AF बराबर PF होगा। थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत पॉइंट के बाद थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया गया है। निकट हो तो AF बराबर PF होगी। जब A बराबर A था और A बराबर A आ गया तो इसका मतलब है कि PF बराबर CF हो गई, PF बराबर CF हो गई ना। अब हम चलेंगे यहां से, देखिए, इसलिए हम लिखेंगे PC बराबर PF प्लस CF से। तो PC को हम क्या लिखेंगे? देखिए, तो R लिखेंगे, और PF जोड़ हम CF को पुनः PF लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। अब क्या हो गई हमारे पास? देखिए, R बराबर आ गई 2PF, तो R बराबर हम PF को हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, तो 2F हो गई। R बराबर क्या हो गई? 2F आ गई। तो क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, या तो इसी को आप कह सकते हैं क्या? F बराबर R/2। यही आपका हो गया प्रूव्ड। या लैंग्वेज में जब लिखनी हो तो क्या लिखिएगा? वक्रता त्रिज्या हो सकता है, नीचे नहीं आएगी। अगर भाषा में लिखनी हो तो आप लिखिएगा, यहां से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं ऊपर। भाषा में जब लिखनी हो तो लिखिएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। या फिर आप लिखिएगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको
हो गई क्या, इसकी भाषा जो मैंने यहाँ लाया, इसकी भाषा हो गई यहाँ, देखिए इसकी भाषा हो गई। आप इसे नोट कर लें सही ढंग से, ये लिख देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।